नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव का रण बीत चुका है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम लगातार जारी है और इस बार सूबे के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर बीजेपी बिफर गई है। सिंहदेव ने कहा कि मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है, राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह इस बार विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान सिंहदेव ने कहा कि मेरी बीजेपी में जाने की अफवाह साजिश के तहत फैलाई जा रही है, जिसका मकसद मेरी छवि खराब करना है। कुछ लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। उन्हें लग जाते हैं। आप उनके सुन ही रहे थे कि राजनांदगांव के हमारे साथी आए थे, वो बोल रहे थे रमन सिंह हार रहे हैं वहां से। तो रमन सिंह जी की हार राजनांदगांव से भी अब बात हो रही है। मतलब आपको लगता है कि चौंकाने वाला नहीं होगा? चौंकाने वाला तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन आकलन अब ये आ रहा है कि रमन सिंह हार सकते हैं। पूछना चाहती हूँ, जिसको लेकर ये अफवाह छत्तीसगढ़ में है कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद में ये भी हो सकता है कि टीएस सिंहदेव जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। इस तरह की चीजें भी। इसका आनंद वो लोग लेते हैं जो मेरी छवि प्रभावित करना चाहते हैं और मेरे कैरियर को आगे बढ़ने से रोकने की गिरी हुई कोशिश करना चाहते हैं, जिसके मिजाज थोड़े गिरे हुए टाइप के हैं। आम पब्लिक को आप ऐसा मत कहिए। मैं तो रोज फोन सुन रहा हूं कि आप ये बन जाते तो बस, अब आपको ये बनना है, अब आपको वो बनना है। अब सैकड़ों फोन मेरे को डेली आ रहे हैं। तो किस पब्लिक की बात आप कर रहे हैं? कुछ लोगों की ऐसी मंशा हो सकती है कि जो चाहे इस प्रकार का प्रचार करके मेरी छवि भी प्रभावित करने की कोशिश करें और राजनीति में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। सूबे के डिप्टी सीएम सिंहदेव ने जैसे ही रमन सिंह का नाम लिया, बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से पलटवार करने का जिम्मा संभाला पाटन से सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी सांसद विजय बघेल ने। सिंहदेव ने रमन सिंह के हारने की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसके बदले में विजय बघेल ने पाटन से सीएम भूपेश बघेल का हाल सिंहदेव से पूछ लिया। उन्होंने कहा कि कौन हार रहा है ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन पहले अपने मुख्यमंत्री के बारे में देख लें। वहीं सिंहदेव के बीजेपी में जाने की अटकलों वाले बयान पर बीजेपी सांसद ने कहा कि डिप्टी सीएम के बीजेपी में आने की हवा कहां से उड़ाई गई, ये सिंहदेव जाने और हवा उड़ाने वाले जाने। अरे भाई, अपना अपना देखे हो, हमारे ऊपर आरोप लगाना बंद करे। रिजल्ट बताएगा कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। तो अपने मुख्यमंत्री के बारे में भी थोड़ा बोल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके झूठ से परेशान, त्रस्त और इतने प्रताड़ित हुए हैं कि इनके एक शब्द में भी विश्वास करना अब वो गंवारा नहीं समझ रहे हैं जनता, और उसका प्रतिफल मतदान केंद्र में दिखा है। मसीह जो रमन सिंह पर सिंहदेव के बयान पर विजय बघेल ने निशाना साधा। साथ ही सीएम बघेल पर सवाल उठा, जिसका जवाब देने के लिए खुद सीएम भूपेश बघेल सामने आए। राजस्थान के चुनावी दौरे पर रवाना होने से पहले बघेल ने कहा कि रमन सिंह की लोकप्रियता जब चरम पर थी तब भी बीजेपी 55 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। इस बार भी यही देखना होगा कि बीजेपी 15 सीटों को पार कर पाती है या नहीं। साथ ही सीएम बघेल ने एक बार फिर झीरम कांड को लेकर पिछली रमन सिंह सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार में निष्पक्ष जांच कराने की बात कही। किसने रोका था उसको? और धर्मलाल कौशिक को कोर्ट किसने भेजा था? आयोग की जांच न करें तो अड़ंगा डालने का काम तो वही किया था। लगातार जिरम में उस समय भी नोडल अधिकारी ऐसे आदमी बना दिया गया था जिसमें जो इन्वॉल्व था, है ना। तो अब मतलब किसी भी प्रकार बात करने में उनको कोई संकोच नहीं है, शर्म भी नहीं आती उनको। उनकी सरकार थी, सीबीआई जांच के आदेश तो मतलब सीबीआई जांच हो, ये तो विधानसभा में पारित किया था, क्यों नहीं करवाया? तो जो भी विरोध करेगा उसके खिलाफ ईडी लगा देंगे, चाहे कोई भी हो। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, कोई उनके खिलाफ नहीं, वो सब बोलते रहे। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं और इसी बीच निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारी तेज कर दी है। कवर्धा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना को लेकर कई निर्देश भी जारी किए और एसपी कलेक्टर के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। चीफ इलेक्टोरल
ऑफिसर ने कहा कि कम समय में पूरी मतगणना होगी और काउंटिंग टेबल भी बढ़ाए जाएंगे। 3 दिसंबर को होने वाली वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। परल गट्टा के जंगल में यह मुठभेड़ होना बताई जा रही है। मौके से कई नक्सली सामान भी बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ होना बताई जा रही है। दंतेवाड़ा की हम बात कर रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। परल गट्टा के जंगल में यह मुठभेड़ होना बताई जा रही है। दंतेवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, जहां से ये मुठभेड़ हुई। नक्सली सामान भी बरामद किया गया। पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें कई सारा सामान भी इस दौरान बरामद किया गया है। नक्सली सामान मौके से बरामद किया गया है। परलगट्टा के जंगल में ये मुठभेड़ होना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों की ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान कई सारा नक्सली सामान भी बरामद किया गया है। फिलहाल मौके पर जवान पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। आखिर सामान में क्या क्या शामिल है उस पर भी जांच हो रही है। तो आपको बताएं, पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ की खबरें आए दिन हम देखते हैं। दंतेवाड़ा में नक्सली इलाका है और इस वजह से ऐसी तस्वीरें हमेशा ही सामने आती हैं। एक बार और तस्वीर सामने आई जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती और रिजल्ट आने का इंतजाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को है। तमाम पार्टियां और नेता रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के किसान सरकार बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रदेश का शायद ही कोई किसान धान बेचने के लिए खरीदी केंद्र पहुंच रहा है। धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। किसानों की नजर 3100 रुपए या 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी पर है। दरअसल बीजेपी ने 3100 रुपए में धान खरीदी का चुनावी वादा किया था, जिससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया है। यही वजह है कि किसान सरकार बनने के बाद अपनी धान बेचना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान और धान चुनाव में खास करके मुद्दा रहे और आप इस वक्त देख सकते हैं कि धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक शुरू हो चुकी है और खरीदी भी हो रही है। लेकिन अब बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान कम ही आ रहे हैं, आवक थोड़ी कम है और यहाँ पर किसान भी है और इस धान खरीदी केंद्र को संचालित करने वाले लोग भी हैं। हम बात करेंगे सीधा किसानों से। आप बताएंगे, धान बेच रहे हैं आप लोग, किस तरह की व्यवस्था चल रही है? नहीं, व्यवस्था ठीक चल रही है। और कितने धान आप ला चुके हैं? क्या है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है, न किसानों को भी मैं देख रहा हूँ कोई परेशानी नहीं हो रही है। अच्छा, 3100 रुपये है तो क्या उम्मीद है 3100 से आप लोगों का बढ़िया फायदा होगा? अब तो सरकार भी बन जाएगी। हाँ, फायदा क्यों नहीं होगा? 3100 रुपये किए हैं वो तो नगर नारायण की है ना। 3100 रुपये जो है और 3200 रुपये वो बोल रहा है, वो क्या कांग्रेस पार्टी। अभी तो क्या समर्थन मूल्य में कितना मोटा के 2183 रुपये ऐसा कुछ है ना, और पतला का 2230 रुपये, 2203 रुपये पतला का। चलिए, अभी रेट तय नहीं हुआ है, लेकिन पुराने रेट पर मिल रहे हैं। यहाँ पर संचालन करने वाले भी हैं। टोकन कितने बार आप लोग जारी कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? टोकन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। टोकन एक किसान को अपन मिनिमम 3 बार में उसको धान अपना कंप्लीट करना है, बेचना है। अब वो किसान अपने व्यवस्था के हिसाब से उसको लाते हैं। मतलब धान जैसे तैयार हो रहा है एक टोकन में कि इतना 100 बोरा 150 बोरा ऐसा करके अपना किसान अपना व्यवस्था बनाते हैं टोकन के हिसाब से। लेकिन एक किसान को 3 बार में उसको कंप्लीट करना है। अपने जितना भी धान रहेगा पंजीयन के हिसाब से उसको 3 बार में खत्म करना है। और अगर हम बात करें, अभी रेट कौन सा दिया जा रहा है? क्योंकि घोषणा दोनों दलों ने किया है। अभी रेट समर्थन मूल्य में है केंद्र गवर्नमेंट के, वही उसके हिसाब से दे रहे हैं, समर्थन मूल्य के हिसाब से। अपन अब इसमें नया रेट अभी लगा नहीं है? नया रेट नहीं लगा है, जो समर्थन मूल्य है केंद्र गवर्नमेंट का वही चल रहा है।
तो आप देख सकते हैं धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक तो जरूर हो रही है, लेकिन टोकन को लेकर के संशय बरकरार है। इससे पहले 5 बार टोकन दिया जाता था, लेकिन इस बार 3 टोकन है वो जारी किया जा रहा है। ऐसे में बड़े किसानों को जिस तरह से जो बात सामने आ रही है उनको दिक्कतें हैं वो हो रही है। देखने होगा कि किस तरह की व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो पाएगी। फिलहाल पुराने केंद्र के जो समर्थन मूल्य पर दाम है अभी किसानों को मिल रहे हैं, और जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने 3100 और 3200 का वादा किया है, तो सरकार बनते ही जिसकी सरकार बनेगी तो उस हिसाब से आने वाले समय में किसानों को उनकी जो राशि है उसका भुगतान होगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की खबरों पर हमारी नजर रहेगी। इसी बीच सागर से बड़ी खबर आपको पहले बता दें, पानी से भरे गड्ढे में 3 बच्चे डूबे हैं। तीनों की मौत होना बताई जा रही है। डेहरी गांव की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। पानी से भरे गड्ढे में 3 बच्चे डूबे हैं। पानी से भरे गड्ढे में 3 बच्चों के डूबने की खबर मिल रही है। फिलहाल जांच पड़ताल में मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची है, वो जुटी हुई है। तीनों बच्चों की मौत होना बताई जा रही है। डेहरी गांव की यह घटना है जहां पर गड्ढे में बच्चे गिर गए और उनकी मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये सागर जिले के बीना में एक आगासौद थाना है, वहाँ पर एक ग्राम है डेहरी, वहाँ की ये पूरी घटना है। और वो जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे आदिवासी बच्चे थे जो कि हाई स्कूल था गांव में ही, उसके पीछे एक गड्ढा था जहाँ पर पानी वानी अक्सर भरा रहता था। तो उसी गड्ढे में समझा कि खेलने के दौरान जो है तीनों बच्चे उस पानी में चले गए, जिससे उनकी डूबने से वहां पर मौत हो गई। जब एक बच्चे का शव तैरता हुआ पानी में देखा, चूंकि परिजन जो है बच्चों को ढूंढ रहे थे काफी देर से, जब वो गड्ढे के पास पहुंचे तो उनको एक शव तैरता हुआ देखा। उसके बाद जो है पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची और राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे और बच्चों का जो है शव निकालकर पंचनामा, पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले पड़ रहे आईटी और ईडी के छापे को लेकर खूब राजनीति हुई। चुनाव बीत चुका है, लेकिन छापे अभी भी जारी हैं। और इसी कड़ी में आयकर विभाग ने रायपुर में श्रीनिवास रोड लाइंस नाम की कंपनी पर छापा मारा। आयकर विभाग पिछले 2 दिनों से कंपनी के दस्तावेजों की जांच भी कर रहा है। कंपनी के मोवा स्थित दफ्तर पर आईटी विभाग दस्तावेजों की जांच में जुटा है। गौरतलब है कि आयकर विभाग को आयकर चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कंपनी के दफ्तर पर यह दबिश दी गई है। और उधर बिलासपुर हाईकोर्ट में उद्योगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जब सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं तो टैक्स वसूली नहीं होनी चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम के दस्तावेजों की मांग की है। गौरतलब है कि बिलासपुर नगर निगम में शामिल औद्योगिक परिक्षेत्रों के उद्योगों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और निगम से रिकॉर्ड तलब किया और पूछा है कि किस आधार पर नगरीय निकाय ने टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। रायपुर इंटरनेशनल T20 मुकाबला होने जा रहा है, जिसके लिए कल से टिकटों की बिक्री भी शुरू होने जा रही है। रायपुर से शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा। कल सुबह 11 बजे के इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। टिकट की कीमत 3,500 रुपए से शुरू हो रही है और इसके अलावा 7,500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक टिकट के दाम रखे गए हैं। हालांकि छात्रों को 1,000 रुपए में टिकट दिया जाएगा। 1 दिसंबर को जो मैच चालू होने जा रहा है, उसमें जो हम जानकारी आपको देना चाह रहे हैं, इसमें कोई नया चेंज है ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जैसे इसके पहले वाला मैच लिया गया था, वैसे ही इसमें सारा कुछ है। जो मेनली जानने वाली बात है तो वो ये है कि 24 तारीख यानी आज 23 है और कल 24 11 बजे के आसपास हमारी टिकटें ऑनलाइन हो जाएंगी। कल से आपको ऑनलाइन टिकटें प्राप्त हो जाएगी और ये पेटीएम के साथ, जैसे कि पहले भी पिछली बार भी हमने पेटीएम को अपना टिकटिंग पार्टनर बनाया था, तो
तो इस बार भी टिकटिंग पार्टनर जो है पेटीएम ही है और सेम प्रोसेस है। रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में और इसी स्टेडियम में 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह से यहाँ ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर पिच भी बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ पूरे ग्राउंड का जो उसकी तैयारी की जा रही है। और ये चौथा T20 का चौथा मुकाबला यहाँ रायपुर में होगा। इससे पहले नागपुर में मुकाबला होने को था, लेकिन किसी कारणों से उसे कैंसिल किया गया है और ये मुकाबला अब यहाँ रायपुर में होगा। और इस स्टेडियम की क्षमता 65,000 के करीब है। तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं, दर्शक हैं, वो इस स्टेडियम में अच्छे मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे और 3,000 से अधिक जो पुलिस के बल हैं और जो अधिकारी हैं उसकी ड्यूटी लगाई गई है। और सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। खास बात यह है कि इस बार जो टिकट है वो ऑनलाइन मिलेगा और एक स्थान पर जो इंडोर स्टेडियम है रायपुर के, वहाँ प्रूफ दे करके, जो पैसे पेड किए हैं उसका प्रूफ दे करके लोग वहाँ पर जाएंगे, अपना टिकट का कलेक्शन कर सकेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की बात करेंगे। पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। परलगट्टा के जंगल में मुठभेड़ होना बताई जा रही है। बता दें, मौके से नक्सली सामान भी बरामद किया गया है। दंतेवाड़ा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ होना बताई गई है और कई सारा सामान भी उनका बरामद किया गया है। जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में कई सारा सामान जो है नजर आ रहा है। ये नक्सली सामान बरामद किया गया है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, नक्सलियों से मुठभेड़, कई सारा सामान भी बरामद किया, ज्यादा जानकारी। जी, मैं आपको बता दूं, दंतेवाड़ा सुकमा के सरहदी इलाका बड़े पल्ली एवं पलगट्टा के जंगलों में नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जी, मुठभेड़ में कई तरह के अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सर्चिंग के दौरान से जब पुलिस पार्टी लौट रही थी, तभी नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया। सुरक्षा बलों के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे जंगलों की आड़ लेके नक्सली भाग खड़े हुए। इसके पश्चात जब सघन सर्चिंग की गई तो वहां बहुत सारे हथियार बरामद किए, जिसे पुलिस ने जब्ती कर लिया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। और अब बात राजनांदगांव की, जहां जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष गुलशन तिवारी को अरेस्ट कर लिया गया। गुलशन तिवारी को उदयपुर बलवा कांड में जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पूर्व दिवंगत विधायक के पैलेस में बलवा हुआ था, जिसमें पुलिस भी लहूलुहान हुई थी। रायगढ़ में महिला को झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने का मामला सामने आया। दरअसल जूटमिल इलाके की रहने वाली एक महिला स्टार्टअप कंपनी में निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार हो गई। महिला ने कौशल विकास योजना का सेंटर खोलने के नाम पर कंपनी में निवेश किया था, लेकिन कंपनी चिटफंड की निकली। पूरे मामले पर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिनांक 21/11/2023 को एक प्रार्थिया थाना के आवेदन दिया कि उसके एक कंपनी है दिल्ली का, उसके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया है कि 1 करोड़ रुपया निवेश करने पर 1 साल के उपरांत उसको 1 करोड़ रुपये वापस मिल जाएगा और भी उसको प्रॉफिट होगा। के संबंध में एग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद उसके एग्रीमेंट अनुसार उसको पैसा वापस नहीं दिया गया, जिसके संबंध में उसने 420 का FIR पंजीबद्ध करवाया गया। पुलिस आगे का क्या कार्रवाई करने की? पुलिस रकम बड़ी है, पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। प्रार्थियों से एवं अन्य गांवों से पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और आइए देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20। सूरजपुर में ब्लाइंड मर्डर का आरोपी गिरफ्तार। दोस्त ने ही दोस्त को उतारा